Hello students, welcome all to the class of production technology. I'll be taking the classes of production technology for your engineering semester examinations, and it will not be helpful, not just be helpful in your examinations of colleges or universities, but also be helpful, equally helpful for your GATE examinations and engineering services examinations, as well as administrative services examinations, that is civil services, where you choose optional as mechanical engineering. So today we'll be starting with our first chapter of production engineering, that is casting. Okay, now in the chapter of casting, as you would have already known, हम सब ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा शायद, यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया हो अभी तक अपने लैब में या वर्कशॉप आपने सुना होगा। वर्कशॉप वो जगह होती है जहाँ पर हम कास्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग होता क्या है? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इंडस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल, पिघली हुई धातु। तो जो मेटल को हम लोग पिघलाते हैं, कहाँ पिघलाते हैं? भट्ठी में पिघलाते हैं, भट्ठी में, है ना, फर्नेस में। फर्नेस में जब मेटल पिघलाते हैं, उस पिघले हुए मेटल को दोबारा से क्या बनाना होता है? सॉलिड बनाना होता है। ठीक है, दोबारा से सॉलिड बनाना होता है, और जो सॉलिड बनकर तैयार होता है उस पिघले हुए मेटल से, उसी सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? कास्टिंग बोलते हैं। तो जो कास्टिंग है वो क्या है? कास्टिंग जो पिघला हुआ मेटल, आपको ये दिख रहा होगा, ये मेटल जो पिघला हुआ है, तो ये जो पिघला हुआ मेटल है इसको हम लोग पोर करेंगे एक चैम्बर में, एक कैविटी में, और उस चैम्बर में जब हम पोर करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद हमें एक सॉलिड मेटल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास मोल्टन मेटल। तो ये जो मोल्टन मेटल है, ये जैसे ही हम पोर करेंगे एक खाली जगह में, एक कैविटी में, उस कैविटी में पोर होने के बाद ये समय के साथ ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद हमें एक सॉलिड मिलेगा। उस सॉलिड का ही नाम क्या होता है? कास्टिंग। ये जो मैंने आपको कास्टिंग की इस समय डेफिनेशन दी है, ये बहुत ही रफ डेफिनेशन है। रफ डेफिनेशन क्यों? क्योंकि ये बस थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैंने आपको बताया है, लेकिन कास्टिंग एक्चुअल में बहुत डेप्थ में हमें पढ़नी है। ठीक है, और कास्टिंग को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को जानना जरूरी है। छोटे छोटे टर्म्स हैं हमारे पास, उनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो कास्टिंग समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्रामेटिकल एनालिसिस तैयार करूंगा। ठीक है, उस डायग्रामेटिक एनालिसिस से हम देखेंगे कि एक्चुअल में सैंड कास्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहली कास्टिंग इंडस्ट्री में, जो सबसे पहली कास्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसका नाम था सैंड कास्टिंग। क्या नाम था उसका? सैंड कास्टिंग। तो हम लोग सैंड कास्टिंग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले हम लोग सैंड कास्टिंग देख लेते हैं एक बार कि सैंड कास्टिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास ये लेथ बेड है, तो ये लेथ बेड है, ये हमारी टूल बेड है, इसे टूल बेड कह लीजिए आप, टूल बेड। देखिए जब भी आप किसी वर्कशॉप में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? वहाँ एक टूल बेड मिलेगा। क्या मिलेगा? टूल बेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टूल बेड के ऊपर हम प्लेस करेंगे एक फ्लास्क। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, क्योंकि इस डायग्राम की मदद से ही आगे हम समझने वाले हैं कि कास्टिंग होती कैसे है। तो ये हमने सबसे पहले क्या लिया? एक टूल बेड लिया। ठीक है, अच्छा, टूल बेड के ऊपर एक और चीज पहले हम लगाएंगे, टूल बेड के ऊपर एक और चीज हम पहले लगाएंगे, और वो क्या है? वो है एक प्लेट, जिसका नाम है बॉटम प्लेट। ये टूल बेड है हमारे पास, उसके बाद हम एक प्लेट यहां लगाने वाले हैं जिसका नाम है बॉटम प्लेट। तो ये एक प्लेट है। तो जैसे आपके घर पे एक बेड होती है, बेड के ऊपर है आप एक क्या बिछाते हो? गद्दा बिछाते हो। उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक
प्लेट बिछाया है, ठीक है। अब देखिए इस प्लेट का नाम क्या है, इस प्लेट का नाम है बॉटम प्लेट, बॉटम प्लेट, ठीक है। बॉटम प्लेट हमने देख लिया। अब क्या, अब बॉटम प्लेट देखने के बाद इस बॉटम प्लेट के ऊपर हमें एक बहुत ही बारीक सी मिट्टी बिछानी है, बहुत ही बारीक मिट्टी बिछाई जाएगी इस बॉटम प्लेट के ऊपर। तो इस बारीक मिट्टी को मैं यहाँ छिड़क दूंगा, ये बहुत ही बारीक मिट्टी जो मैं यहाँ छिड़क रहा हूँ। आपने कैरम बोर्ड खेला होगा आप लोगों ने, कैरम बोर्ड पे आपने देखा होगा फ्रिक्शन को कम करने के लिए, कैरम बोर्ड पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस तरीके से हमने यहां रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इस पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो मिट्टी हमने बिछाई है, एक्चुअल में इस मिट्टी का नाम क्या है, इस मिट्टी का नाम क्या है, ये जो हमने मिट्टी यहाँ बिछाई है, इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग सैंड। क्या बोलते हैं? पार्टिंग सैंड, पार्टिंग सैंड। अब देखिए ये जो वर्ड है हमारे पास पार्टिंग, पार्ट का मतलब क्या होता है? टुकड़े, पार्ट का मतलब क्या होता है? टुकड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, ये किसी दूसरी चीज को इस बॉटम प्लेट के ऊपर चिपकने से रोकेगी। क्या करेगी? ये किसी दूसरी चीज को, जो अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगी, निश्चिंत रहें, तो थोड़ी देर में इसके ऊपर कोई चीज आने वाली है, उसको यदि बॉटम प्लेट से चिपकने से रोकना है तो उसके लिए कौन सी मिट्टी का यूज करना होगा? पार्टिंग सैंड का। क्या यूज करना होगा? पार्टिंग सैंड का, ठीक है। अब ये पार्टिंग सैंड में ऐसा क्या होता है, पार्टिंग सैंड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दो चीजों को चिपकने से रोकती है? तो देखिए आम तौर पे आपने देखा होगा कि सैंड किसी भी चीज के ऊपर आप यदि रख दें तो वो चिपकने लग जाती है, लेकिन इस मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मिट्टी दो चीजों को चिपकने से रोकती है? इसका मतलब इसके अंदर चिपकने वाला पदार्थ नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सैंड। क्या नहीं प्रेजेंट है? ऐसा कौन सा पदार्थ होता है सैंड में जो चिपकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके अंदर ना तो मॉइस्चर है और ना ही इसके अंदर क्ले है। तो ना ही मॉइस्चर है इसके अंदर और ना ही क्ले है इसके अंदर। तो पार्टिंग सैंड, यदि कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, पार्टिंग सैंड एक ऐसी बारीक फाइन पाउडर वाली मिट्टी होती है जो दो चीजों को अलग करने में हेल्पफुल होती है। और उसके अंदर ऐसा क्या होता है या क्या नहीं होता जिसकी वजह से वो दो चीजों को चिपकने से रोकती है? तो ना ही उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब पानी है ना, H2O, और ना ही उसमें क्या होता है? क्ले होता है। क्लियर? अब देखिए ये है टूल बेड, टूल बेड के ऊपर क्या रखा हमने? बॉटम प्लेट, ठीक है। तो ये वही हो गया जैसे आपके घर का बेड, उसके ऊपर एक गद्दा, ठीक है, और गद्दे के ऊपर एक पतली सी चादर बिछा दी है आपने, ठीक है। अब हम तैयार हैं, किस चीज के लिए तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि इस तरीके से हमने अपना काम किया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फ्लास्क लेकर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर हम एक फ्लास्क लेकर आएंगे। ये हमने एक फ्लास्क ले लिया और ये जो फ्लास्क आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है? चार दीवारी है। ये या तो सिलिंड्रिकल होगा या फिर एक रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन है चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी। इसका ऊपर का पोर्शन भी खुला हुआ है, इसके नीचे का पोर्शन भी खुला हुआ है। इट इज ओपन एट द बॉटम एंड टॉप। तो ये क्या है? इसका नाम है मोल्डिंग फ्लास्क, इसका नाम है मोल्डिंग फ्लास्क, मोल्डिंग फ्लास्क। तो ये क्या है हमारे पास? मोल्डिंग फ्लास्क है। और मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है? मोल्डिंग फ्लास्क एक चार दीवारी है जो ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है। तो इट इज ओपन एट टॉप एंड बॉटम। ये ऊपर से भी खुला हुआ है और नीचे से भी खुला हुआ है, बस क्या है? चार दीवारी है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हमने एक बेड लिया, बेड के ऊपर बॉटम प्लेट और बॉटम प्लेट के ऊपर बिछाया एक पार्टिंग सैंड ताकि ये दो चीजों को चिपकने ना दे। किन दो चीजों को? एक तो बॉटम प्लेट है, दूसरा क्या है वो थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल इसमें ऐसा क्या
नहीं होता जिसकी वजह से ये चिपकने नहीं देता, ना ही इसमें मॉइस्चर होता है और ना ही इसमें क्ले होता है। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इसके ऊपर हमने एक मोल्डिंग फ्लास्क रखा। अब ऐसा क्या है मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर जो आने वाला है, क्योंकि ये ऊपर से खुला है तो मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर कुछ तो आएगा। आइए देखते हैं क्या आएगा। तो हमने क्या देखा कि मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर हम लेकर आने वाले हैं यहां से सैंड। क्या लेकर आने वाले हैं? सैंड। तो ये है फाइन सैंड, फाइन सैंड। तो ये सैंड हम लेकर आने वाले हैं, तो सैंड लाएंगे। लेकिन सैंड लाने से पहले आपको यहां पर रखना होगा, एक मिनट रुकिए। सैंड लाने से पहले आपको यहां रखना होगा एक इस तरीके से, इसका नाम है पैटर्न। आपने सुना होगा अपने कोर्स करिकुलम में पैटर्न। तो ये पैटर्न क्या चीज है? तो देखिए पैटर्न किसी भी मटेरियल की बन सकती है। फिलहाल ये जो मटेरियल है ये वुड है, ठीक है, ये वुड का बना हुआ पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि ये पैटर्न एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इसके अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं उसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न हमने यहाँ रखा और यहां से अब क्या आ रहा है? फाइन सैंड आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है? फाइन सैंड। तो ये फाइन सैंड जो है इसे इसके चारों ओर भरने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइन सैंड इसके चारों ओर ऐसे भर गया, ठीक है। तो ये सैंड इसके चारों ओर भर गया। अच्छा, अब ये जो सैंड है ये इसके चारों ओर भर गया। अब यहां पर क्या होगा? देखिए इससे थोड़ी दूरी पर एक और सैंड आएगा। वो क्या है देखते हैं। इससे थोड़ी दूरी पर ये एक सैंड आएगा। होप आपको ये दिख रहा होगा। थोड़ी दूरी पर एक और सैंड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कास्टिंग करते हैं, कौन सी कास्टिंग? सैंड कास्टिंग, तो हम दो तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक पैटर्न के करीब और दूसरा पैटर्न से थोड़ा दूर, ठीक है। अब एक चीज नोट कीजिए, मैंने आपको बोला था कि पार्टिंग सैंड एक ऐसी मिट्टी है जिसमें ना तो मॉइस्चर होता है और ना ही क्ले होता है। और उसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि वो दो चीजों को चिपकने से रोके। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर हमने पार्टिंग सैंड किन दो चीजों को अलग करने के लिए यूज किया है। ये मिट्टी कहीं बॉटम प्लेट पे चिपक ना जाए, ये मिट्टी कहीं बॉटम प्लेट पे चिपक ना जाए, इसीलिए हमने क्या यूज किया था? पार्टिंग सैंड। अब ये इससे क्यों नहीं चिपकनी चाहिए ये भी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारा मेन मकसद क्या है कि ये मिट्टी इस बॉटम प्लेट से कभी भी गलती से चिपक ना जाए। इन दोनों को चिपकने से रोकने के लिए आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो रोकता है। कौन है वो? पार्टिंग सैंड। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये दो मिट्टी कौन सी हैं थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको एक बात बताएं, ये जो पार्टिंग सैंड हमने यहां बिछाया था इन दोनों को अलग करने के लिए, ऐसे ही पैटर्न को यदि इस मिट्टी से चिपकने से दूर रखना है तो इसके भी चारों ओर एक लेयर आपको लगानी पड़ेगी। किसकी लेयर? आप समझ गए होंगे ये किसकी लेयर है? ये भी है पार्टिंग सैंड। क्लियर है? यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये भी जो लेयर है किसकी लेयर है? पार्टिंग सैंड की लेयर है। इसका मतलब पार्टिंग सैंड दो जगह लगाया जाता है, एक तो बॉटम प्लेट के ऊपर ताकि इस मिट्टी से ना चिपके, और दूसरा पैटर्न के चारों ओर एक बहुत ही पतली लेयर लगाई जाती है पार्टिंग सैंड की, ताकि वो इस मिट्टी से ना चिपक सके। होप यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये दो मिट्टियां आप देख रहे होंगे, तो इन दो मिट्टियों को बताने के लिए देखिए ये वाली जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये कौन सी मिट्टी है? ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसके पास, इसको हम बोलते हैं फेसिंग सैंड। कौन सी मिट्टी है ये? इसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास फेसिंग सैंड।
फेसिंग सैंड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पैटर्न के पास में चारों ओर बिखरी हुई है, इसे हम बोलते हैं फेसिंग सैंड। फेसिंग क्यों, क्योंकि ये पैटर्न के फेस, पैटर्न का जो सरफेस है उसके चारों ओर, जस्ट चारों ओर से इसने पैटर्न को घेरा हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, फेसिंग सैंड नाम देते हैं। होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए ये जो मिट्टी जो दूर है, इस मिट्टी का क्या नाम होता है, तो इस मिट्टी का नाम देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैकिंग सैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकिंग सैंड। तो ये जो मिट्टी जो इसके पास होती है इसे क्या बोलते हैं, फेसिंग सैंड, और ये जो मिट्टी इससे दूर है इसे क्या बोलते हैं, बैकिंग सैंड। अब दोनों का मतलब क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, ये जो पैटर्न है इसके चारों ओर जो ये वाली मिट्टी है, इसका नाम फेसिंग क्यों पड़ा, क्योंकि ये इसके सरफेस के जस्ट चारों ओर मौजूद है, ठीक है। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जिसको पास रखते हैं, तो देखिए इसके अंदर ये जो मिट्टी है फेसिंग सैंड, इसके अंदर हाई कार्बन कंटेंट होता है, हाई कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाई कार्बन कंटेंट होता है इस फेसिंग सैंड के अंदर। फेसिंग सैंड के अंदर हाई कार्बन कंटेंट होने के कारण ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है हाई कार्बन कंटेंट के कारण। क्लियर। और इस मिट्टी की हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर हीट की चर्चा क्यों की आपने, क्योंकि अगले स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पर मोल्टन मेटल का प्रवेश होगा, मोल्टन मेटल की एंट्री होगी। और जब मोल्टन मेटल की एंट्री होती है तो मोल्टन मेटल में गर्मी बहुत है बॉस, और जब मोल्टन मेटल में गर्मी बहुत है तो वो बगल वालों को अपनी गर्मी से जलाएगा और खुद समय के साथ ठंडा होगा। क्लियर है बात। इसका मतलब ये हुआ कि जब मोल्टन मेटल आएगा, किसकी जगह पर आएगा वो देखेंगे, फिलहाल के लिए बता देता हूं, पैटर्न की जगह पे आएगा। तो जहां अभी पैटर्न है वहां जगह खाली होगी, कैविटी का क्रिएशन होगा, कैविटी में मोल्टन मेटल को पोर किया जाएगा। याद करिए पिछला डायग्राम जो हमने आपको बताया था, उसमें हमने देखा था ना एक मोल्टन मेटल गिर रहा था ऊपर से। तो वो जो मोल्टन मेटल गिरता है वो गिरेगा कहाँ, वो गिरेगा पैटर्न की जगह पे। पैटर्न हटेगा यहाँ से, पैटर्न की जगह पे खाली कैविटी बनेगी, उस कैविटी में मोल्टन मेटल पोर किया जाएगा गरम गरम, ठीक है। जो हमने भट्टी में गलाया है मोल्टन मेटल, जो मेल्ट किया है, उस मेल्टेड मोल्टन मेटल को पैटर्न की जगह पे बनने वाली कैविटी में पोर किया जाएगा और उससे निकलने वाली गर्मी आसपास जाएगी। तो सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी मिट्टी को झेलनी होगी, जो इसके पास होगी या जो इससे दूर होगी? ऑब्वियसली जो इसके पास होगी। इसलिए इस मिट्टी को, कौन सी मिट्टी है पास, इस मिट्टी को क्या होना जरूरी है, इस मिट्टी का हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को, मिट्टी की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से वो हाई हीट एब्जॉर्ब करता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरीनेस। तो ये जो मिट्टी है हमारे पास, इसका रिफ्रैक्टरीनेस क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो आपके लिए मैं यहां लिख देता हूं इसकी एक और प्रॉपर्टी, हाई। हालांकि ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, सो डोंट वरी, पीपीटी आगे अवेलेबल है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप समझने पे ध्यान दीजिए। हाई रिफ्रैक्टरीनेस, हाई रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीनेस क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टरीनेस सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो हाई हीट और हाई टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकता है, बिना फेल हुए बर्दाश्त कर सकता है। अरे मरने के बाद तो कोई भी मार खा सकता है, मरने से पहले जो मार खाए वही तो उसकी स्ट्रेंथ की पहचान है। तो ये मिट्टी बिना फेल हुए जो हीट और टेम्परेचर बर्दाश्त करेगी, वही उसकी रिफ्रैक्टरीनेस की पहचान है। तो इस मिट्टी की दो खासियत है। पहला, इसमें कार्बन कंटेंट हाई होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा, इसकी गर्मी बर्दाश्त करने के कारण रिफ्रैक्टरीनेस भी क्या होती है? हाई होती है।
कोई पूछे आपसे कि रिफ्रैक्ट्रीनेस क्या होता है, तो रिफ्रैक्ट्रीनेस सैंड की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो हाई हीट और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले सैंड कास्टिंग करने के लिए पहला स्टेप जो है उसमें एक टूल बेड की ज़रूरत है। उस टूल बेड के ऊपर बॉटम प्लेट, ये बॉटम प्लेट वैसा ही है जैसे आप अपने बेड पे गद्दा बिछाते हैं। उसके ऊपर एक पतली सी चादर बिछाई हमने, किसकी, पार्टिंग सैंड की। क्यों बिछाई, ताकि ये पार्टिंग सैंड इस मिट्टी को बॉटम प्लेट पे चिपकने से रोक सके। चिपकने से रोकने के लिए पार्टिंग सैंड में ना तो मॉइस्चर होता है और ना ही क्ले। अब सोचो, जिस मिट्टी में ना तो नमी है और ना ही क्ले, मतलब चिपचिपा पदार्थ ही नहीं है, तो वो चिपकने क्यों देगा? ना ही वो खुद किसी से चिपकेगा और ना ही वो दूसरे लोगों को चिपकने देगा। बहुत अकेला है बेचारा, बहुत अकेला है। इसमें वो एलिमेंट ही नहीं जिसकी वजह से या तो ये खुद चिपके या फिर ये दो लोगों को चिपकने दे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा, फिर हम एक मोल्डिंग फ्लास्क लेकर आए। ये मोल्डिंग फ्लास्क ऊपर से भी खुला होता है, नीचे से भी खुला होता है। आपको नीचे से इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि ये किसके ऊपर प्लेस कर दिया गया है, बॉटम प्लेट के ऊपर। ये ठीक उसी कमरे की तरह है जो कमरा आपके बेड पर जगह बनाए बैठा है, और उस कमरे में प्रवेश होता है किसका, एक सुंदर सी दुल्हन का, जो आके पहले ही बैठ गई है। कौन है वो दुल्हन? वो है पैटर्न। और उसके बाद, अरे भैया अकेले कुछ हुआ है क्या आज तक बेड पे? नहीं ना। तो पैटर्न के साथ कौन आएगा? मिट्टी आएगी। ठीक है, और ये जो मिट्टी है ये दो पार्ट में आएगी, पहला पैटर्न के बगल में और दूसरा पैटर्न से दूर। जो पैटर्न के बगल की मिट्टी है उसको गर्मी भी बर्दाश्त करनी है, बाद में जब मोल्टन मेटल आएगा तो इस मिट्टी को गर्मी बर्दाश्त करनी है, जिसके कारण इसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका नाम है रिफ्रैक्ट्रीनेस। और अब हम आते हैं उस मिट्टी पर जो इससे थोड़ी दूर है। अब देखिए ये मिट्टी हमने क्या बोला, ये वाली जो मिट्टी है, जो बगल वाली मिट्टी है, जो बगल वाली मिट्टी है उसमें हमने क्या बोला कि इसका मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ देना। ठीक है, जो मोल्ड तैयार होगा इस मिट्टी से उसको स्ट्रेंथ देना और गर्मी बर्दाश्त करना। और जो ये वाली मिट्टी है इसके बगल में, इसको हमने क्या बोला, बैकिंग सैंड। आपने सुना है बैकअप सपोर्ट, बैकअप लाइट चली जाती है तो क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बैकअप की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब इन्वर्टर क्या कर रहा है, इन्वर्टर सपोर्ट दे रहा है। क्लियर? तो बैकिंग सैंड, तो बैकिंग सैंड का क्या काम होता है मेनली, तो देखिए हम बैकिंग सैंड के सपोर्ट में क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, सपोर्ट्स फेसिंग के, यहां सपोर्ट्स फेसिंग सैंड, सपोर्ट्स फेसिंग सैंड। ठीक है, तो यहां से क्या देख रहे हैं हम, सपोर्ट्स फेसिंग सैंड। तो ये बैकिंग सैंड क्या कर रहा है, ये बैकिंग सैंड फेसिंग सैंड के पीछे है। इसका मतलब ये फेसिंग सैंड को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब मेरे को ये बताइए कि ये जो फेसिंग सैंड है इसकी स्ट्रेंथ हमने बोला हाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ हाई है, हार्डनेस ज़्यादा है, हीट बर्दाश्त करने की काबिलियत भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नया नया फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है लैब के अंदर, लैब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है इस मिट्टी को। और जब लैब के अंदर खास इस मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है तो फिर होगा क्या, ये मिट्टी पहली कास्टिंग में जब यूज होगी तो मोल्टन मेटल की गर्मी से जल जाएगी, और जलने के बाद इस मिट्टी की गर्मी बर्दाश्त करने की काबिलियत, बोले तो रिफ्रैक्ट्रीनेस और स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रिफ्रैक्टिवनेस इस मिट्टी की कम हो जाएगी जलने की वजह से। उससे क्या होगा, ये मिट्टी अगली कास्टिंग में दोबारा हम फेसिंग सैंड के तौर पे यूज नहीं कर सकते। होप आप समझ गए होंगे। फेसिंग सैंड तब तक ही यूज हो सकती है जब तक उसमें ये प्रॉपर्टीज कायम हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कास्टिंग की वजह से उसमें मोल्टन मेटल की गर्मी जाएगी और ये मिट्टी जल जाएगी। ये मिट्टी जब जल जाएगी तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये जो मिट्टी है बैकिंग सैंड, ये क्या है? ये मिट्टी कभी फेसिंग सैंड हुआ करती थी,
लेकिन जलने की वजह से, कास्टिंग में जलने की वजह से इस मिट्टी को हम जलने के बाद फेंकते नहीं हैं, जलने के बाद इस मिट्टी को अगली कास्टिंग में नई मिट्टी जो आएगी फेसिंग बनकर उसको सपोर्ट करने के लिए यूज कर देते हैं। इसीलिए बैकिंग सैंड को हम कभी कभी बर्न्ट सैंड भी बोलते हैं, बर्न्ट सैंड, इसको हम कभी कभी बर्न्ट सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, आई नो डायग्राम थोड़ा सा आपको कंजस्टेड दिख रहा होगा, लेकिन ये डायग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत डिटेलिंग में बताई जा रही है और यह डायग्राम कहीं भी नेट पे भी अवेलेबल नहीं है, बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको डिटेलिंग देने के लिए ये मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पहला पॉइंट देखा, ये पहला स्टेप है, ये सैंड कास्टिंग का पहला स्टेप है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए आइए, तो आइए नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं। तो स्टेप नंबर 2, हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें हम क्या देखेंगे कि अभी जो हमने मोल्डिंग फ्लास्क तैयार किया था उसमें हम फ्लास्क को कर देंगे इन्वर्ट। तो इन्वर्ट द मोल्डिंग फ्लास्क, इन्वर्ट द मोल्डिंग फ्लास्क। तो जो हमने मोल्डिंग फ्लास्क अभी यूज किया उसको हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्ट करने वाले हैं। अब देखिए, मोल्डिंग फ्लास्क को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उल्टा करने वाले हैं। तो मोल्डिंग फ्लास्क को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा मोल्डिंग फ्लास्क है, इसमें ये हमने चारों तरफ हमारी मिट्टी है। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि मिट्टी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, जो पास की मिट्टी थी उसे हमने क्या बोला था, फेसिंग सैंड, और जो दूर की मिट्टी थी उसे हम क्या बोल रहे थे, बैकिंग सैंड। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम कॉमनली एक ही मिट्टी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, मोल्डिंग सैंड। क्या नाम है उसका नाम है मोल्डिंग सैंड। क्या नाम है, मोल्डिंग सैंड। और फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा कि यहां पर आपका क्या है, पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका, ये आपका पैटर्न था। अब इस पैटर्न को निकालने का वक्त आ गया है, अब इस पैटर्न को निकालने का वक्त आ गया है। और इस पैटर्न को, पैटर्न किसका था, लकड़ी का। मैंने क्या बोला, सैंड कास्टिंग में पैटर्न किसका होता है, लकड़ी का होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न है लकड़ी का, इसे बाहर निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि इसे बाहर जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक कैविटी तैयार नहीं होगी, और जब तक कैविटी तैयार नहीं होगी तब तक उसमें मोल्टन मेटल आएगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक एलिमेंट जिसका नाम है ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक क्या होता है, ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना। तो किसे खींच रहे हो दोस्त, हम खींच रहे हैं पैटर्न को। क्यों खींच रहे हो, क्योंकि हमें पैटर्न की जगह पर क्या क्रिएट करना है, खाली जगह, कैविटी। क्यों क्रिएट कर रहे हो कैविटी, क्योंकि उस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को पोर किया जाएगा। अरे भैया, मोल्टन मेटल पोर नहीं करोगे तो कास्टिंग कैसे बनाओगे। वो मोल्टन मेटल जब पोर होगा वो अपनी गर्मी किसको देगा, मिट्टी को देगा। याद करो बगल में कौन सी मिट्टी थी, फेसिंग सैंड। क्यों थी, क्योंकि उसको मोल्टन मेटल की गर्मी झेलनी थी। क्लियर। और गर्मी झेलने की काबिलियत क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टरीनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मोल्टन मेटल है वो थोड़ी देर में अपनी गर्मी देकर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है, अब देखिए, तो इस पैटर्न को बाहर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, ड्रॉ स्पाइक का। ठीक है, अब ये जो ड्रॉ स्पाइक होता है ये किसका होता है, ये ड्रॉ स्पाइक किसका होता है, ये मेनली मेटालिक होता है। ये होता है मेटालिक, किसका होता है, मेटालिक होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है यहां से। ठीक है, पैटर्न को यहां से खींच रहा है। अच्छा, जब पैटर्न को यहां से खींच लेगा तो अगले ही स्टेप में क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं,
तो यहां पर अब हम कैविटी क्रिएट करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 में। तो देखिए यहां से, तो यहां हम कैविटी देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हम हैं और हम यहां कैविटी देखने वाले हैं, और जैसे ही ये पैटर्न यहां से अलग होगा क्या बन जाएगा, कैविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए, तो अब देखिए यहां पर थर्ड स्टेप कैविटी फॉर्मेशन। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, कैविटी फॉर्मेशन। तो यहां पर कैविटी क्रिएट हुई, ठीक है, कैविटी क्रिएट हुई है यहां। अब देखिए ये क्या क्रिएट हो गया है, कैविटी तैयार हो चुकी है, ठीक है। जब कैविटी तैयार हो गई और इसके चारों ओर ये मोल्डिंग सैंड है, तो इस पूरे सिस्टम को पता है क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मोल्ड। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं मोल्ड। तैयार हो गया मोल्ड। तो कोई आपसे पूछे कि मोल्ड क्या है, तो मोल्ड दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्या, कैविटी प्लस मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड को मैं MS लिखूंगा आगे से, ठीक है। तो कैविटी और उसको चारों तरफ से किसने घेर रखा हो, सैंड ने, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्ड। या फिर ये कहो कि कैविटी को चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर ने घेर रखा, वो स्ट्रक्चर सैंड का भी हो सकता है और वो स्ट्रक्चर मेटालिक या एलॉय का भी हो सकता है। बाद में हम लोग देखेंगे जब हम डाई कास्टिंग पढ़ेंगे कि वहां पर मिट्टी की जगह क्या होता है, या तो मेटल होगा या फिर एलॉय होगा। क्लियर। तो देखिए कैविटी के चारों तरफ क्या है, मोल्डिंग सैंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्ड। कौन सा मोल्ड है ये है सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड क्यों, क्योंकि चारों तरफ कैविटी को किसने घेरा हुआ है, मोल्डिंग सैंड ने, इसलिए इसका नाम क्या है, सैंड मोल्ड। क्लियर हो गया होगा यहां तक, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 हमने देखा कि कैविटी क्रिएट हो गई। अब कैविटी बनने के बाद थर्ड स्टेप पे चलते हैं। कैविटी बनने के बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। आइए फोर्थ स्टेप पे एंटर करते हैं। तो फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है क्या, अब देखिए जब कैविटी तैयार हुई तो उस कैविटी के अंदर पोर करना होगा मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए पहले मोल्टन मेटल बनाओ तो सही। तो कहां जाएंगे, जहां मोल्टन मेटल बनता है। कहां बनता है भाई मोल्टन मेटल, कहां बनता है मोल्टन मेटल, तो मोल्टन मेटल मेरे दोस्त बनता है फर्नेस के अंदर। आइए एंटर करते हैं फर्नेस में। आप लोगों ने एक और सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्मल वाले पार्ट में, हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, आई होप सो। और हीट ट्रांसफर के अंदर आपने कंडक्शन पढ़ा होगा। कंडक्शन के अंदर आपने एक लॉ पढ़ा होगा जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। आपने फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन 3D में भी पढ़ा होगा, 2D में भी पढ़ा होगा और 1 डायमेंशनल में भी पढ़ा होगा, और अलग अलग कंडीशंस के साथ पढ़ा होगा, है ना, कि यदि बॉडी के अंदर हीट जनरेशन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में भी पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंडीशंस में हीट ट्रांसफर हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बस उसी क्या नॉलेज का यूज करते हुए अब हम फर्नेस के पास गए हैं, और फर्नेस में हमने क्या देखा कि ये मान लीजिए हमारे पास फर्नेस है, ये मान लीजिए मेरे पास फर्नेस है, ये फर्नेस है, और इस फर्नेस के अंदर मान लीजिए मेरे पास मोल्टन मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये मेरे पास कई टुकड़े हैं मोल्टन मेटल के छोटे छोटे, ठीक है। ये मेरे पास छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हैं मोल्टन मेटल के, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मोल्टन मेटल्स के, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेलेट्स। क्या बोलते हैं, पेलेट्स। पेलेट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पेलेट्स, पेलेट्स ऑफ मेटल, पेलेट्स ऑफ मेटल मत बोलिए, ओर बोलिए, ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ओर क्या होता है, सर ये ओर क्या होता है। तो देखिए
है हमारे पास ओर, ठीक है, ओर, तो पैलेट्स ऑफ ओर। तो ओर क्या है, अब देखिए ओर जो होता है, ओर यहां लिखता हूं, जो हम लोग बोलते हैं ओर, ओर क्या होता है, तो ओर होता है दोस्त, इसके अंदर होता है मिनरल प्लस प्लस गैंग, गैंग, और ये गैंग क्या होता है, गैंग GANGUE, गैंग क्या होता है, गैंग होता है कुछ इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज मतलब गंदगी। अरे भैया जब आप माइनिंग करते हो, धरती के अंदर माइनिंग करते हो, तो माइनिंग से जो आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या वो मेटल प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता। भैया वो मेटल आपको किस फॉर्म में मिलेगा, इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ और मेटल्स के साथ मिक्स होके मिलेगा और साथ में उसमें कुछ गंदगी भी होगी। तो जो मेटल्स का मिक्सचर होता है उन्हें तो हम मिनरल्स बोल देते हैं, और जो गंदगी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो गैंग क्या है, गैंग इंप्योरिटीज, गंदगियों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट गैंग इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इंप्योरिटीज, इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इंप्योरिटीज, ग्रुप ऑफ इंप्योरिटीज। तो गैंग क्या है, इंप्योरिटीज का ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या देखे, पैलेट्स देखे, किसके, ओर के। ओर क्या होता है, मिनरल प्लस गैंग, ग्रुप ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भट्टी है, फर्नेस जो है, इसमें हमें ओर को गलाना है और इस गले हुए ओर में से प्योर मेटल को सेपरेट करना है। भाई हमारा मेन एम क्या है, प्योर मेटल हासिल करना, क्योंकि हमें उसी प्योर मेटल की क्या बनानी है, कास्टिंग बनानी है। कैविटी हम क्रिएट कर चुके हैं थर्ड स्टेप में, अभी हमें क्या चाहिए, प्योर मोल्टन मेटल। तो पहले ओर में से क्या अलग करना पड़ेगा, गंदगी। सर गंदगी अलग कैसे करेंगे, हाथ से छान लेंगे, चावल है क्या जो ऐसे करके सूप से फटक के अलग कर लेंगे, भाई सेपरेशन का तरीका होना चाहिए। तो ओर में से गंदगी को सेपरेट करने के लिए एक बंदा बाहर से आएगा, उसका क्या नाम होता है, होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो बाहर से किसकी एंट्री होगी मेरे दोस्त, फ्लक्स की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, फ्लक्स। तो कोई पूछे कि फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स वो एजेंट होता है, फ्लक्स वो बाहरी एजेंट होता है जो किसी भी ओर में से गंदगी को हटा देता है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये जो फ्लक्स नाम का एजेंट होता है, क्या ये एजेंट कॉपर ओर के लिए और आयरन ओर के लिए सेम होगा, ऑब्वियसली नहीं। भाई कॉपर ओर की गंदगियां अलग होती हैं, आयरन ओर की गंदगियां अलग होती हैं, एल्यूमिनियम ओर की गंदगियां अलग होती हैं। तो जब गंदगियां अलग अलग हैं तो उन गंदगियों को हटाने वाला जो एजेंट होगा वो भी अलग अलग होगा, लेकिन उन सब एजेंट का एक कॉमन नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो हम यहां पर क्योंकि पर्टिकुलर कोई ओर नहीं पढ़ रहे, हम एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ओर का, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। तो हम फ्लक्स को लेकर आए। अब फ्लक्स के अंदर जो एजेंट होता है वो केमिकली रिएक्ट करता है किसके साथ, ओर में जो गंदगी मौजूद है उसके साथ। ओर के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसके साथ कौन रिएक्ट करता है, फ्लक्स रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर कुछ ये गंदगियां हल्का होके, ये गंदगियां हल्की होके ऊपर जमा हो जाएंगी, ये गंदगियां हल्की होकर ऊपर जमा हो जाएंगे। ये जो गंदगी ऊपर जमा हुई है हल्की हल्की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्लैग बोलते हैं, स्लैग। आपने ये वर्ड सुना होगा पहले कहीं ना कहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। कोई पूछे कि स्लैग क्या है, तो स्लैग दोस्त मेरे क्या है, स्लैग है नथिंग बट फ्लक्स प्लस गैंग। फ्लक्स के साथ कौन है, गैंग है, गैंग, ठीक है। तो फ्लक्स प्लस गैंग इज नथिंग बट स्लैग। तो स्लैग क्या है, स्लैग हल्का होता है, किससे हल्का होता है, प्योर मोल्टन मेटल से हल्का होता है स्लैग। तो स्लैग के हल्के होने की वजह से वो ऊपर तैरने लग जाता है, स्लैग के हल्के होने की वजह से वो ऊपर तैरने लग जाता है।
तो वो क्या होता है, फ्लक्स और गैंग का मिक्सचर होता है। तो फ्लक्स अपने साथ गैंग को लेकर अलग हो गया। नीचे कौन बचा, नीचे 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 बचा भारी मोल्टन मेटल। तो यहां से आपका जो मोल्टन मेटल है, यहां से जो आपका मोल्टन मेटल है वो बाहर आ जाएगा, यहां से आपका मोल्टन मेटल बाहर आ जाएगा। ये यहां पर एक जगह होती है फर्नेस में, यहां से मोल्टन मेटल नीचे आएगा, और मोल्टन मेटल जो नीचे आएगा उसको लेने के लिए कौन खड़ा होगा, यहां उसको लेने के लिए खड़ा होगा ये बंदा। कौन है ये बंदा, इस बंदे का नाम होता है लेडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडल बोलते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम। तो दिस इज एन इक्विपमेंट, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो प्योर मोल्टन मेटल को कैरी करने के लिए यूज होता है। प्योर मोल्टन मेटल है, ये है प्योर मोल्टन मेटल, प्योर मोल्टन मेटल। तो प्योर मोल्टन मेटल को हैंडल करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, लेडल का यूज करते हैं। क्लियर। तो प्योर मोल्टन मेटल को हैंडल करने के लिए किसका यूज हुआ है, लेडल का यूज हुआ है। तो यहां तक हमें बात क्लियर हो गई होगी कि फर्नेस के अंदर चल क्या रहा है। तो फर्नेस के अंदर हमने क्या देखा कि छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए किसके, ओर के, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या ऐड किया गया, बाहर से फ्लक्स ऐड किया गया। फ्लक्स ने क्या किया, फ्लक्स ने केमिकली ओर के अंदर छुपी हुई गंदगियों के साथ रिएक्ट किया और फाइनली उन्हें बाहर निकाल दिया। क्लियर। और बाहर निकलने के बाद क्या मिला, किसे बाहर निकाला, स्लैग को बाहर निकाला। स्लैग क्या होता है, फ्लक्स और गैंग का मिक्सचर होता है, ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है प्योर मोल्टन मेटल, जो भारी होता है स्लैग से, इसलिए वो नीचे आ जाता है। और नीचे यहाँ पर एक छोटा सा डोर होता है। जब आपने फर्नेस कहीं देखा हो, मान लीजिए किसी वर्कशॉप के अंदर आप गए और फर्नेस देखो, बहुत ऊंचा होता है फर्नेस, तो उसमें डोर लगा होता है, ठीक है। कुछ मैन होल्स होते हैं, पिट होल्स होते हैं, वहीं से दरवाजा खोल के इसको बाहर निकाला जाता है प्योर मोल्टन मेटल को, और लेडल में जमा कर लिया जाता है। यूजुअली लेडल को दोनों तरफ से पकड़ा जाता है, ठीक है, और एक प्रॉपर कपड़े पहनते हैं ताकि उसकी गर्मी का इफेक्ट ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है मोल्टन मेटल का। आप उसके रेडिएशन से ही आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए प्रॉपर एक कपड़े होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4, जहां हमने क्या तैयार कर लिया, मोल्टन मेटल। इधर हमारा मोल्टन मेटल पागल हो रखा है जाने के लिए कैविटी में, और उधर हम कैविटी ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे अपने स्टेप नंबर 5 में, अपने स्टेप नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं, हम मोल्टन मेटल को पोर करने वाले हैं। किस में पोर करने वाले हैं, उस कैविटी में। तो यहां पर होगी सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल। तो मोल्टन मेटल को क्या करने वाले हैं हम लोग, सॉलिडिफाई करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होने वाला है। तो यहां पर हमने देखा था हमारा ये मोल्डिंग फ्लास्क था, और ये क्या है हमारे पास, चारों तरफ मिट्टी है। इसे हम कौन सी सैंड बोलते हैं, मोल्डिंग सैंड। हमने मोल्डिंग सैंड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, MS, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर पोर करने वाले हैं कौन सा मेटल, लेडल से हम लोग लेकर आए मेटल, याद है ना आपको, लेडल से, ये है लेडल हमारा। लेडल से हम लोग क्या लेकर आए हैं, मोल्टन मेटल लेकर आए हैं। तो ये मोल्टन मेटल भरा हुआ है हमने इसमें, ये मोल्टन मेटल हमने इसमें पोर कर दिया, और फाइनली ये मोल्टन मेटल क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। अब ये मोल्टन मेटल जो इसके अंदर गया है, ये क्या है, लेडल। लेडल से हम लोग क्या लेकर आए हैं, मोल्टन मेटल लेकर आए हैं। तो ये है मोल्टन मेटल। तो ये जो मोल्टन मेटल हम लोग लेकर आए हैं, इसमें हमने पोर किया, तो ये मोल्टन मेटल क्या करेगा दोस्त, ये मोल्टन मेटल रिलीज करेगा यहां से हीट। और ये हीट किसके पास जा रही है, मिट्टी के पास। याद करो मैंने क्या बोला था, बगल की मिट्टी में काबिलियत होनी चाहिए हीट बर्दाश्त करने की। आज वो काबिलियत दिखाने का वक्त आ गया है। ये बगल की मिट्टी में क्या जा रहा है मेरे दोस्त, ये हीट जा रहा है, हीट ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल की गर्मी बाहर निकल रही है। क्यों बाहर निकल रही है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है
कि एक एक ऐसा मटेरियल जो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर है वो तब तक हीट रिलीज करेगा जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। पढ़ा होगा आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। डायरेक्शनल आपको रेंज बताता है कि किस डायरेक्शन में आखिर हीट ट्रांसफर होगा और कब तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। जीरोथ लॉ भी यही बोलता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जब तक ना आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो हीट निकलेगी वो तब तक निकलती रहेगी जब तक मिट्टी का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्लियर। इसलिए बगल वाली मिट्टी के अंदर काबिलियत होनी चाहिए हीट बर्दाश्त करने की। होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हमने क्या बोला कि मोल्टन मेटल को इसमें हम ऐसे पोर करेंगे और फाइनली बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ये क्या बन जाएगा, तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलने वाला है एक मेटल, ये जो हमने अभी देखा यहां से हीट निकलेगी, ये ठंडा होगा, हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिडिफाइड मेटल। लेकिन ये जो सॉलिडिफाइड मेटल है ये फाइनली कास्टिंग कैसे बनेगी, इसके लिए हमें ये सब हटाना होगा यहाँ से, क्योंकि हमें ये चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे है, सॉलिडिफाइड मेटल पे। हमें ये मिट्टी, ये जली हुई मिट्टी हटानी होगी यहाँ से। इसको हटाने के लिए हम करेंगे क्लीनिंग प्रोसेस। क्या करेंगे, क्लीनिंग प्रोसेस। तो आइए देखते हैं अगला। अब हम करने वाले हैं क्लीनिंग प्रोसेस। तो क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग्स, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग्स, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। तो हमें कास्टिंग की क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। अब देखिए क्लीनिंग क्यों करनी है, अभी हमने देखा कि जो सॉलिडिफाइड मेटल है, जो सॉलिडिफाइड मेटल है उसके चारों ओर मिट्टी है, और जो मिट्टी अब जल चुकी है, कुछ मिट्टी तो पहले से ही जली हुई थी, बैकिंग सैंड याद कीजिए जो सपोर्ट कर रहा था फेसिंग सैंड को, लेकिन जो फेसिंग सैंड तरोताजा मिट्टी थी, नई मिट्टी थी, वो भी जल गई है मोल्टन मेटल की गर्मी झेलने के बाद। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लीनिंग का पहला मेथड, जिसका नाम है वाइब्रेटरी मैकेनिज्म। वाइब्रेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, वाइब्रेटरी मैकेनिज्म। तो देखिए वाइब्रेटरी मैकेनिज्म, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हमारे पास एक ये पूरा वाइब्रेटर है। देखिए हमारे पास ये वाइब्रेटर मशीन है, इसे हम बोलते हैं वाइब्रेटर, वाइब्रेटर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मैश, इसके ऊपर जालियां लगी हुई हैं। ये जाली है, ये जाली है पूरी, ठीक है, ये पूरी जाली है, ये मैश है, ये मैश है, मैश, ये मैश है। मैश को क्या बोलते हैं, जाली बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग लेकर आएंगे किसको, उसी मोल्डन फ्लास्क को लेकर आएंगे, और उस फ्लास्क के अंदर याद होगा आपको ये सॉलिडिफाइड मेटल है, ये सॉलिडिफाइड मेटल है जिसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, जिसको चारों तरफ से घेर रखा है मिट्टी ने, ये हमारी मिट्टी है। तो इस मिट्टी ने चारों तरफ से घेर रखा है किसको, इस सॉलिडिफाइड मेटल। याद रखिए ये सॉलिडिफाइड मेटल है अब, ठीक है, तो ये है सॉलिडिफाइड मेटल। तो अब यहां से हम क्या देखते हैं कि ये है हमारा सॉलिडिफाइड मेटल, सॉलिडिफाइड मेटल, ठीक है, और ये है हमारा मोल्डिंग सैंड। तो ये मोल्डिंग सैंड जल चुका है और ये सॉलिडिफाइड मेटल हमारे को मिला है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइब्रेटर में क्या देंगे, करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा। अब मुझे सोचकर बताइए, ये जो मिट्टी है चारों तरफ की, ये तो जल चुकी है, और जली हुई मिट्टी कमजोर होती है, उसके बॉन्ड्स वीक होते हैं, ठीक है, हीट की वजह से उसके बॉन्ड कमजोर पड़ चुके हैं। तो क्या होगा, जब ये वाइब्रेटर यहाँ हिल रहा होगा तो आपको नहीं लगता कि ये मिट्टी जो कमजोर है, जिसके बॉन्ड्स टूट चुके हैं गर्मी के कारण, वो मिट्टी गिरने लग जाएगी इस मैश से नीचे,
और गिरने के बाद, फाइनली गिरने के बाद आपको क्या मिलेगा यहां से, आपको यहां से मिलेगा ये सॉलिडिफाइड मेटल। लेकिन ये जो सॉलिडिफाइड मेटल आप देख रहे हैं, ये जो सॉलिडिफाइड मेटल आप देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। इसके चारों तरफ आपको एक बारीक लेयर मिलेगी, किसकी, मिट्टी की, बहुत ही बारीक लेयर मिलेगी आपको मिट्टी की इसके चारों तरफ। ये बारीक लेयर मिट्टी की क्यों मिली है, ये जो थिन लेयर ऑफ सैंड है ये क्यों मिला है, ये हमें मिला है एक थिन लेयर ऑफ सैंड। ये जो थिन लेयर ऑफ सैंड हमें मिला है, ये क्यों मिला है, क्योंकि ये मिट्टी, याद करो, जब ये मोल्टन मेटल आया था तो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। मोल्टन मेटल किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये मोल्टन मेटल कैविटी में आया तो ये लिक्विड फॉर्म में था। उस समय जो बगल की मिट्टी थी, लिक्विड मोल्टन मेटल के साथ बगल की मिट्टी चिपकने लगी थी, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होता है लिक्विड के अंदर क्या होता है, कोहेशन। तो लिक्विड के अंदर होता है कोहेशन। तो कोहेशन की वजह से क्या होता है कि ये मोल्टन मेटल इसके साथ चिपकने लग जाता है। तो उस समय पर अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था जो वाइब्रेटर की वजह से साफ नहीं हो सकता। तो ये मिट्टी इसमें चिपकी रह जाती है, ये थिन लेयर ऑफ सैंड। इसको क्लीन करने के लिए हमें एक दूसरा क्लीनिंग मैकेनिज्म यूज करना होगा। आइए अब वो देखते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा, वाइब्रेटरी मैकेनिज्म। इसमें हमने क्या देखा कि यहां से वाइब्रेशन से ज्यादातर मिट्टी जो है वो मूव होने लग गई। वाइब्रेशन से ज्यादातर मिट्टी मूव होने लग गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस में, जिसमें हम ये थिन लेयर ऑफ सैंड को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस। सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस है हमारा सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग। सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग। सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं, सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो आप देखिए यहां पर, इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास ये सॉलिडिफाइड मेटल है, ये हमारे पास सॉलिडिफाइड मेटल है, और इसके चारों ओर एक बारीक सी लेयर है, किसकी, मिट्टी की। ये है थिन लेयर ऑफ सैंड, थिन लेयर ऑफ सैंड। तो ये है हमारे पास थिन लेयर ऑफ सैंड जो इसके चारों ओर जमा है। अब हम क्या करेंगे, एक यहां पर एक गन लेकर आएंगे, स्प्रे गन। देखिए किस तरीके से काम करेगा ये, ठीक है। यहां से एक स्प्रे गन लेकर आएंगे और ये स्प्रे गन क्या करेगा, यहां से हिट करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्प्रे गन। स्प्रे गन, ये है स्प्रे गन। यहां से क्या फायर होंगी, यहां से कुछ बॉल्स को फायर किया जाएगा, कुछ छोटी छोटी स्टील की बॉल्स को, सैंड की बॉल्स को फायर किया जाएगा। तो क्या फायर किया जा रहा है दोस्त, यहां से फायर किया जा रहा है कुछ सैंड बॉल्स या स्टील बॉल्स को। तो फायरिंग स्टील बॉल्स और हार्डन्ड या फिर बहुत हार्ड, क्या, हार्डन्ड सैंड बॉल्स, हार्डन्ड सैंड बॉल्स। और इन बॉल्स का डायमीटर कितना होता है दोस्त, इन बॉल्स का डायमीटर होता है 2 से 3 mm। 2 से 3 mm डायमीटर की छोटी छोटी बॉल्स को फायर किया जाएगा बहुत हाई स्पीड पे। यहां जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है दोस्त, हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी ऑफ फायरिंग। यहां से जो स्टील बॉल्स को फायर किया जा रहा है, ये जो स्टील बॉल्स या फिर हार्डन्ड सैंड बॉल्स को जो फायर किया जा रहा है इसके ऊपर, किससे, स्प्रे गन से। स्प्रे गन से जो ये स्टील बॉल्स को फायर किया जा रहा है इसके ऊपर, वो बहुत हाई वेलोसिटी से किया जा रहा है। इसके कारण होगा क्या, इसके चारों तरफ जब ये फायर किया जाएगा तो क्या होगा, ये जो थिन लेयर ऑफ सैंड है ये धीरे धीरे निकलने लग जाएगी।
आपने यदि फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स के अंदर आपने कोलिजन नाम का चैप्टर सुना होगा, वर्क एनर्जी पावर में, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, है ना। 11th क्लास में जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसमें 6th चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। उसके अंदर एक टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन के अंदर दो मेन टाइप के कोलिजन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक कोलिजन है क्योंकि यहां पर जो स्टील बॉल्स हैं वो किसके साथ टकरा रहे हैं, किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, इन सैंड मॉलिक्यूल्स के साथ, जिन्होंने एक पतली सी लेयर बना रखी है सॉलिडिफाइड मेटल के चारों ओर। तो जब स्टील बॉल्स और सैंड बॉल्स का क्या होता है, कोलिजन होता है, तो इसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि सैंड इज नॉट इलास्टिक बट स्टील इज इलास्टिक। तो एक इलास्टिक बॉडी और एक इन इलास्टिक बॉडी के बीच में होने वाला कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक हो जाती हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, जब ये स्टील बॉडी, जब ये स्टील की बॉल्स इसके साथ कोलाइड होंगी तो एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक बॉडी कोलाइड होगी। इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों बॉडीज एक हो जाती हैं। तो जब अब एक हो गई दोनों बॉडीज, तो स्टील बॉल्स को जब गिरना होगा तो क्या वो अकेले गिरेगी? नहीं, वो अपने साथ सैंड मॉलिक्यूल्स को लेकर नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये सॉलिडिफाइड मेटल धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, साफ होने लग जाएगा। तो यहां से क्या क्रिएट होगा, तो यहां से हमें मिलेगा इस तरीके से, और इसके चारों ओर मिट्टी काफी हद तक क्या हो गई होगी, काफी हद तक मिट्टी साफ हो गई होगी। अब कहीं कहीं पर बस आपको दिखेगा काफी हद तक ये खूबसूरत हो गया होगा। तो जैसा आपने सपनों में कास्टिंग को देखा था, आज आपका स्वप्न लगभग लगभग पूरा हो गया है। मैं लगभग लगभग क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं, ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा। तो ये है सॉलिडिफाइड मेटल। इसके चारों ओर की बारीक मिट्टी को मैं काफी हद तक हटा चुका हूं, किस मेथड से, सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर, ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया है कास्टिंग। अब देखिए, ये था सॉलिडिफाइड मेटल, जब तक इसके ऊपर क्या थी, लेयर लगी हुई थी, किसकी, मिट्टी की। बट जैसे ही ये लेयर मैंने साफ की, मैंने क्या बोला, ये मेरे को क्या मिल गया है, कास्टिंग मिल गया है। सैंड कास्टिंग खत्म। सैंड कास्टिंग को समझने के लिए हमने 5 स्टेप देखे। आइए एक एक करके दोबारा उन स्टेप्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा एक टूल बेड है, उसके ऊपर बॉटम प्लेट है, उसके ऊपर एक पतली सी बारीक सी मिट्टी हमने बिछाई है, ताकि मोल्डिंग सैंड को चिपकने ना दिया जाए, किससे, बॉटम प्लेट से, ठीक है। उसके बाद हमने एक पैटर्न रखा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात लिंक करवाता हूं, ध्यान दीजिए। जितना बड़ा आपने पैटर्न लिया है, क्या उतना ही बड़ा कैविटी फॉर्म हुआ है, यस और नो? यस। जितनी बड़ी कैविटी बनी है, क्या उतना ही बड़ा सॉलिडिफाइड मेटल तैयार हुआ है? यस। और जितना बड़ा सॉलिडिफाइड मेटल तैयार हुआ है, क्या उतनी ही बड़ी कास्टिंग तैयार हुई है? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कास्टिंग मुझे बनानी है, ध्यान से सुनिए, जो कास्टिंग मुझे बनानी है वो मेरे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो तो मुझे पता होगा ना। कल को मुझे एक टेबल बनानी है, एक चेयर बनानी है, एक बेड बनाना है, एक बाल्टी बनानी है, तो मेरे दिमाग में पहले से होना चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए। तो ये मेरा डिजायर है, ये मेरी इच्छा है, और ये इच्छा कहां पर है, मेरे दिमाग में। इस इच्छा को मेरी आंखों के सामने मुझे पाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसी के साइज की तरह एक लकड़ी का पैटर्न डिजाइन करना होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा जो पैटर्न का साइज था वही कैविटी का साइज था, और क्योंकि उस कैविटी में मोल्टन मेटल पोर हुआ, जो सूखने के बाद क्या बनता है, कास्टिंग, तो कास्टिंग का भी साइज वही है जो इनिशियली पैटर्न का साइज था। इसका मतलब यह हुआ कि कास्टिंग और पैटर्न का साइज एक है। इसका मतलब जो कास्टिंग आप बनाना चाहते हैं वैसा ही पैटर्न आपको इनिशियली बनाना होगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, कास्टिंग और पैटर्न? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पैटर्न के साथ कुछ छेड़खानी की जाती है, और वो क्यों की जाती है उसके पीछे एक रीजन है,
और वो हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक में जिसका नाम है पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस। फिलहाल के लिए दिल थाम के बैठिए और नजरें गड़ाए रखिए। तो देखिए ये कास्टिंग था, तो हमने क्या देखा कि इनिशियली हम लेकर आए किसको, पैटर्न को। पैटर्न के चारों ओर भी हमने छिड़क दिया पार्टिंग सैंड, ताकि पैटर्न जो लकड़ी का पैटर्न है उसकी सरफेस मिट्टी से ना चिपक जाए। बहुत अच्छे। उसके बाद हमने दो तरीके की मिट्टी बिछाई, एक पैटर्न के पास जिसका नाम है फेसिंग सैंड और एक पैटर्न से दूर जिसका नाम है बैकिंग सैंड। बैकिंग सैंड, ठीक है। अब देखिए फेसिंग सैंड जो हमने ये इसके चारों तरफ ये मिट्टी बिछाई, फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड को फेसिंग सैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट है और हाई रिफ्रैक्टरीनेस है। रिफ्रैक्टरीनेस वो प्रॉपर्टी होती है मिट्टी की, रिफ्रैक्टरीनेस वो प्रॉपर्टी होती है मिट्टी की जिसमें मिट्टी की काबिलियत होती है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। और इसे गर्मी क्यों बर्दाश्त करनी है? क्योंकि इसकी जगह पे आ जाता है कौन? मोल्टन मेटल, जो चारों ओर अपनी गर्मी देता है, ठीक है, ताकि वो सूखने के बाद क्या बने? कास्टिंग बने। तो इस मिट्टी के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि ये गर्मी को झेल सके। और इस मिट्टी को सपोर्ट करने के लिए इसके चारों ओर कौन सी मिट्टी लगाई गई है? बैकिंग सैंड। और क्योंकि इसका काम सिर्फ सपोर्ट करना है, तो ये वो मिट्टी होती है जो पहले वाली कास्टिंग में जल चुकी थी। कभी मैं भी फेसिंग हुआ करती थी, लेकिन जब से मेरे ऊपर गर्मी का प्रभाव पड़ा मैं जल गई, और जलने के बाद मैं इस काबिल तो नहीं रही कि मैं फेसिंग सैंड का काम कर सकूं, लेकिन इतना काबिल जरूर हूं कि मैं फेसिंग सैंड को पीछे से सपोर्ट कर सकता हूं। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मेन काम क्या है कि फेसिंग सैंड को सपोर्ट करना। अच्छा, ये किसके अंदर हो रहा है? ये पूरा काम ये हो रहा है मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर। मोल्डिंग फ्लास्क क्या है? ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने इसके अंदर क्या पोर किया? मिट्टी पोर की, ठीक है। ऊपर और नीचे से क्या है? ये ओपन एट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा? हमने पैटर्न यहां से निकाला। पैटर्न किससे निकाला था? याद कीजिए, ड्रॉ स्पाइक से। ड्रॉ स्पाइक किसका बना था? ड्रॉ स्पाइक मेटल का बना था, ठीक है। उसने लकड़ी के पैटर्न को बाहर खींच के निकाल लिया, ठीक है। अब लकड़ी के पैटर्न को जब बाहर खींच के निकाला तो क्या फॉर्म हुआ? कैविटी फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई? कैविटी फॉर्म हुई। कैविटी बनने के बाद क्या हुआ? कैविटी बनने के बाद हम गए फर्नेस में। फर्नेस में, भट्टी में हमने क्या तैयार किया? प्योर मोल्टन मेटल। कैसे तैयार किया? उस मेटल का ओर लेकर आए। कहां से लेकर आए? धरती के अंदर से माइन करके लाए। माइनिंग करने के बाद उसमें गंदगी भी मिली। उस गंदगी को अलग करने के लिए हम बाहर से एक एजेंट को लेकर आए जिसका नाम है फ्लक्स। ये फ्लक्स जो एजेंट होता है ये केमिकली रिएक्ट करेगा इसकी गंदगी के साथ और उसे हल्का बनाकर ऊपर ले आएगा। और ऊपर ले आने के बाद उसे बाहर से निकाला जाता है जिसका नाम होता है स्लैग। किस फॉर्म में निकलता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, किस फॉर्म में निकलता है ये गंदगी? स्लैग की फॉर्म में निकलती है। स्लैग क्या होती है? स्लैग होती है फ्लक्स और इंप्योरिटीज का एक मिक्सचर, ठीक है। तो फ्लक्स और इंप्योरिटीज का मिक्सचर क्या कहलाता है? स्लैग कहलाता है। तो स्लैग को हम लोगों ने बाहर कर दिया। जब हम लोगों ने स्लैग को बाहर किया तो हमें भारी मोल्टन मेटल नीचे मिला जिसको हमने अलग कर लिया और कैरी किया, ट्रांसपोर्ट किया यहां से। किसकी मदद से? एक इक्विपमेंट की मदद से जिसका नाम है लेडल। क्या नाम है इसका? लेडल। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लेडल से क्या किया? जो कैविटी हमने तैयार की थी पिछले स्टेप में, उसमें हमने ये मोल्टन मेटल पोर कर दिया और यहां से मोल्टन मेटल की गर्मी तब तक निकलेगी जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आना आ जाए। और जैसे ही सारी गर्मी निकलेगी ये सॉलिड हो जाएंगे भाई साहब। और जैसे ही भाई साहब सॉलिड होंगे, हमने क्या देखा? सॉलिड बनने के बाद इसके ऊपर कुछ गंदगियां चिपकी रह गई थी। हमने सारी मिट्टी निकाल दी वाइब्रेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि मिट्टी कमजोर हो गई थी जलने के बाद। और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं? वो जो कास्टिंग का मेटल सूखा हुआ है उसके चारों तरफ एक बारीक सी लेयर चिपकी हुई है मिट्टी की। क्यों? क्योंकि याद करो जब हम मोल्टन मेटल लेकर आए थे तो किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड वाली चीज अक्सर बॉन्ड बना लिया करती है बगल की मिट्टी से। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए इसने इसके चारों तरफ बॉन्ड बनाए, इससे चिपक गई। ये जो चिपकी हुई मिट्टी है ये वाइब्रेटर से नहीं हट पा रही। इसके लिए हम एक और क्लीनिंग मैकेनिज्म लेकर आए जिसका नाम था सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग। सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग। हाँ, यहां हमने क्या किया? एक स्प्रे गन का यूज किया। इस स्प्रे गन में से धाई धाई गोलियां निकल रही हैं। कैसी गोलियां?
अरे भैया स्टील के बॉल्स की गोलियां या फिर सैंड बॉल्स। कैसे सैंड बॉल्स? हार्डन्ड। हार्डन्ड वर्ड आता है मटेरियल साइंस के अंदर, एक टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट, उसमें एक प्रोसेस होता है हार्डनिंग, वहां पे बहुत हार्ड कर दिया जाता है चीजों को। तो हार्डन्ड सैंड बॉल्स या हार्डन्ड स्टील बॉल्स को लेकर आते हैं और उनका साइज होता है स्टील बॉल्स का 2 से 3 mm, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बॉल्स होते हैं और बहुत तेज गोलियां बरसती हैं, यहां से बहुत तेज फायर होता है, ठीक है। बहुत तेज फायर होने की वजह से क्या होता है, स्टील जो इलास्टिक बॉडी है और सैंड जो इन इलास्टिक बॉडी है, दोनों के बीच में होता है इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन होने के बाद आपको पता है कि दोनों चीजें एक हो जाती हैं, दो बॉडीज एक हो जाती हैं। तो जैसे ही स्टील और सैंड का मिलन होता है, दोनों एक हो जाती हैं और यहां से सीधा गिर जाती हैं नीचे। गिरने के बाद क्या होगा, स्थिति कुछ ऐसी होगी कि काफी हद तक वो बारीक मिट्टी क्लियर हो गई होगी और आपको इतनी खूबसूरत तो नहीं जितना आपने सपने में देखा था, लेकिन काम चला हुआ एक अच्छी खासी कास्टिंग मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है सैंड कास्टिंग का यहाँ पर, ठीक है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न और कास्टिंग के साइज में हल्का सा फर्क होता है। वैसे तो सेम होनी चाहिए लेकिन फर्क होता है हल्का सा, क्यों? क्योंकि कुछ अलग अलग अलाउंसेस हमें देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। देखिए सर एक बार